यूक्रेन पर रूस के हमले को करीब 106 घंटे हो गए हैं। जंग का आज 5वां दिन है और दोनों देशों के नुमाइंदे बेलारूस में बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठे हैं। लेकिन इस बीच रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह आई कि राष्ट्रपति पुतिन से इशारा मिलते ही रूस के परमाणु दस्ते ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा क्या अब दुनिया पर घेरा रहा है? और इस सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ब्रेकिंग न्यूज युद्ध भूमि से आ रही है, रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। रूस के न्यूक्लियर दस्ते अपनी तैयारी में जुट गए हैं। रूस की ही न्यूज एजेंसी के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। मतलब परमाणु हथियार के इस्तेमाल का खतरा जो है वो गहरा रहा है। रूस के रक्षा मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह जानकारी दी है कि कुल मिलाकर इस वक्त रूस ने अपने परमाणु दस्तों को एक तरीके से एक्टिवेट कर दिया है। इसी पर जरा जानकारी लेते हैं, इस बात को समझते हैं। कर्नल दानवीर, रक्षा विशेषज्ञ, लगातार एबीपी न्यूज के स्टूडियो में ही हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक तरफ तो बातचीत की मेज पर दोनों देश जो हैं वो आमने सामने हैं, कर्नल दानवीर, और वहीं अब ये खबर आ रही है कि साहब रूस ने जो अपने परमाणु दस्ते हैं उसको एक्टिवेट कर दिया है। क्या मतलब? जी हाँ, ये आपको मालूम होगा कि 18 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले ही पुतिन ने ट्राइड की एक्सरसाइज कर दी थी, यानी कि थल, नभ और वायु सब जगह पे उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है या प्लेटफॉर्म्स हैं उनको चाक चौबंद और दुरुस्त कर लिया था। और लड़ाई शुरू होने के बाद इस मौके पर जब ये कह रहे हैं कि सारे न्यूक्लियर दस्तों को अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि आप इन सारे दस्तों को अपने अपने डिप्लॉयमेंट इलाकों में जाने का आपने एक तरीके से आदेश दे दिया है। कमांड कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो आप चेक कर रहे हैं और ये सारी चीजें आप तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली आप एक मैसेज दे रहे हैं। मतलब आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि मामला बेहद गंभीर है। ट्राइड मतलब तीनों, और यहां पर न्यूक्लियर ट्राइड एक्टिवेट कर दिया गया रूस की तरफ से। इसका मतलब सीधे सीधे कर्नल दानवीर ये हुआ कि रूस की जो सेना है उसके तीनों अंग जो न्यूक्लियर वॉर से जुड़े हुए हैं उसमें थल, नभ, जल सबको उसने एक्टिवेट कर दिया है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जो ट्राइड होता है ये लैंड बेस्ड न्यूक्लियर आर्सेनल और जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स आप स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के थ्रू डिलीवर करते हैं, और तीसरा जो ट्राइड का लेयर होता है वो पनडुब्बी से समुद्र की सतह के नीचे से आप न्यूक्लियर डिलीवरी करते हैं। तो ये तीनों चीजों को मिलाकर, तीनों लेयर्स को मिलाकर ट्राइड बनता है। बिल्कुल। एक और खास मेहमान आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुरुग्राम से सौरभ शुक्ला, फाउंडर एडिटर हैं newsmobile.com के। सौरभ, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अब ये संकट किधर जाते हुए देख रहे हैं आप? क्योंकि यहां तो उम्मीद की जा रही थी कि बातचीत की मेज पर आमने सामने रूस और यूक्रेन, लेकिन अब जिस तरीके से न्यूक्लियर ट्राइड को एक्टिवेट कर दिया गया है रूस की तरफ से। सौरभ। रुमाना, मैं कहूंगा ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है व्लादिमीर पुतिन का, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है एक तरफ से यूक्रेनी सेना ने और यूक्रेन के लोगों ने उनके सामने बिल्कुल एक रेजिस्टेंस कर दिया है। दूसरी तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उसने इतनी ज्यादा इस बार सैंक्शंस जो है लगाई है कि व्लादिमीर पुतिन को लग रहा है कि वो पूरे एक बैकफुट पर है। तो ये उनका न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, बिकॉज इसलिए वो सोच रहे हैं कि यूरोप के लोगों में आपके पास लौटूंगी। आप जो बात कह रहे हैं कि साहब इसको समझना चाहिए कि ये महज एक ब्लैकमेलिंग जिसको आप कह रहे हैं, मतलब गीदड़ भटकी फिर तो इसको माना जाए रूस की तरफ से। लेकिन इस सब के बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताते हैं। युद्ध भूमि से बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का हमला जारी है। खार्किव वो इलाका है जहां पर लगातार रूस की तरफ से बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। देखिए, रॉकेट लॉन्चर से खार्किव पर रूस जबरदस्त तरीके से हमला कर रहा है। बातचीत चल रही है और उस दौरान भी लगातार ये हमले, और ये आ गई है खार्किव की ताजा तस्वीरें। मतलब वो जो पूर्वी यूक्रेन वाला इलाका है वहीं पर खार्किव है। खार्किव पहले दिन से इस युद्ध के रूस के निशाने पर है। खार्किव की तस्वीरें
और पहले ही दिन से खार्किव जो है वो लगातार रूस के निशाने पर है। कहा तो आज दिन में कर्नल दानवीर, आप और मैं जब बैठे हुए थे तो ये खबरें यूक्रेन के हवाले से आ रही थी कि साहब बातचीत से पहले जो रफ्तार है हमलों की रूस की तरफ से वो धीमी कर दी गई है, और हम लोग कह रहे थे कि ये एक सकारात्मक संदेश है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बम्बार्डमेंट जोरदार। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से किया गया एक रॉकेट सैल्वो का अटैक है, जिसमें बहुत सारे रॉकेट एक साथ एक स्क्वायर एरिया के अंदर आके गिर रहे हैं। जो भी कोई इलाका इनको अपना टारगेट महसूस होता होगा वहाँ पर ये हमला हुआ है, जिसकी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल, रूस की तरफ से पहले ही दिन इस जंग के कहा गया था कि साहब हम चुन चुनकर जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको टारगेट करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि टारगेटेड एरिया के अंदर ये रॉकेट जो रूस की तरफ से दागे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो घबराहट हो रही है इन विजुअल्स को देखकर, वो ये सोचकर हो रही है कि हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी खार्किव के अंदर फंसे हुए हैं, और इनके लिए एडवाइजरी भी दी है कि खार्किव और जो ये इलाके हैं यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने इलाकों में जहाँ है वहीं रहें, सुरक्षित रहें और बाहर निकलने की बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि कई भारतीय छात्र जो इस वक्त भी खार्किव में मौजूद हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर यकीनन चिंता बनी हुई है। इस सब के बीच यूक्रेन की तरफ से खुद जो जानकारी दी जा रही है वो ये कि उसके 352 नागरिक भी रूस की तरफ से हो रहे इन हमलों में मारे गए हैं। और ये एक बार फिर से खार्किव की तस्वीरें हैं, जिसे आपसे कुछ देर पहले कर्नल दानवीर एक्सप्लेन भी कर रहे थे। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये रॉकेट गिर रहे हैं। मतलब ये इतना ही एरिया है जिस तरीके से अभी कर्नल साहब बता रहे थे कि साहब टारगेटेड ये रॉकेट्स जो हैं एक एरिया के अंदर आकर गिर रहे हैं, और वहीं पर जगह जगह पर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये यहां पर धुआं सा उठता हुआ, मतलब रॉकेट गिरता है तो जाहिर सी बात है नीचे ब्लास्ट होता है, उसकी लपटें सी दिखती हैं, आग का गोला सा दिखता है और फिर उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखता है। तो ये खार्किव है। खार्किव को पहले ही दिन से रूस जो है वो लगातार निशाने पर लिए हुए है अपने। अच्छा, रूस की तरफ से कहा जा रहा था हम तो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट कोई है। ये तो ऐसा लग रहा है कोई रिहायशी इलाका या फिर किसी तरीके के ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, मतलब शहर का इलाका दिख रहा है साफ तौर पर। देखिए, ये जब लड़ाई उस स्टेज पर थी जब शहरों की कोई घेराबंदी नहीं करी थी, तब वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि हम रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं कर रहे हैं। बट अब ये जो लड़ाई है ये बिल्ट अप एरिया के अंदर घुसने की तैयारी में तो ये है। डेस्परेशन है रूस का? ये डेस्परेशन नहीं है, ये लड़ाई का एक चरण है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है, ये चरण है। और अब जितनी भी बिल्डिंग है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी रास्ते हैं, ये सब अब मिलिट्री महत्व के हो जाते हैं अगर आप इसके अंदर अटैक और असॉल्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए अब वो डिस्टिंक्शन करना कि रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाका नहीं है, ये इसका मायने अब धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। बिल्कुल फर्क बैठता हुआ नजर आ रहा है। क्या सैन्य, क्या नागरिक, फिलहाल जिस तरीके से खुद यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके नागरिकों की जान जा रही है इन हमलों में, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मौत के मुंह में समाते चले जा रहे हैं रूस की तरफ से हो रहे इन हमलों के चलते। ऐसे में कुल मिलाकर सौरभ, अब आगे क्या होगा? बातचीत की बेस पर तो आमने सामने बैठे हुए हैं दोनों देश, लेकिन उम्मीद मध्यम पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं कर्नल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए ये रूस का एक तो स्ट्रैटेजी टैक्टिक है, और जिस तरह से ये रॉकेट ये यहाँ अटैक कर रहे हैं, मुझे तो ये भी लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बातचीत की जो पेशकश रूस ने की थी ये एक टैक्टिकल प्लॉय था कि कहीं एक तरफ से यूक्रेन को बातचीत में उलझाए और दूसरी तरफ अपने ऑपरेशंस बिल्कुल शामिल करें। बिल्कुल देखिए रूस जो है इस बात से तिलमिला गया है क्योंकि रूसी जो पुतिन की स्ट्रैटेजी। सौरभ, आप अपनी बात जरा सा रोककर पूरी कर लीजिएगा। माफी के साथ मैं आपको रोकना चाह रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मुझे फिर से ब्रेकिंग वॉल की तरफ जाना पड़ेगा। जल्दी से डालिए ब्रेकिंग न्यूज। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, और इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया, और वो बड़ा फैसला क्या है? अमेरिका ने बेलारूस में अपने दूतावास को फिलहाल बंद कर दिया। बेलारूस वो देश है जिसकी जमीन का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है, कहां पर? यूक्रेन पर हमला करने के लिए। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से बेलारूस को भी एक तरीके से बड़ा संदेश दिया गया है। अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास बंद किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये बड़ा फैसला। सौरभ, क्योंकि आपको पता है कि पूरा, हालांकि उनके कोई सैनिक वहां नहीं है, पर वो सैन्य सामान जो है वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। बेलारूस आप मान के चलिए कि रूस का एक तरह से वो
एक वो सेकंड फिडल करते हैं, जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो पूरे व्लादिमीर पुतिन के जिसे कहते हैं कि बिल्कुल शिष्य हैं। उन्होंने पूरा वहां से एक लॉन्चिंग पैड बना दिया है और आज कुछ अटैक्स बेलारूस से भी हुए हैं। तो जाहिर बात है कि वहां सिक्योरिटी थ्रेट है अमेरिका के इंटरेस्ट को, और उन्होंने बंद किया है। बिल्कुल मतलब क्लियरली इससे एक चीज और है कि उनकी इंटेलिजेंस ये बताती है कि ये बातचीत जो है बहुत कोई अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ब्रेक थ्रू होने की बात हो रही है। एब्सोल्युटली कर्नल तानवीर, मतलब क्या इसको सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से माना जाएगा कि बेलारूस के अंदर अमेरिका ने अपने दूतावास को बंद किया, या फिर एक तरीके से रणनीतिक एक संदेश भी देना और ये महज एक शुरुआत माना जाए, इसके बाद और जो देश रूस के साथ खड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी इस तरीके का एक्शन, इस तरीके की कार्रवाई? देखिए, ये बिल्कुल डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है रशिया के ऊपर, और इसकी शुरुआत जो है उन्होंने बेलारूस से करी है। और ये अब और भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से दुनिया अब खेमों में बढ़ चुकी है, तो कौन से खेमे वाले लोग और किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो अब बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये जो सिलसिला जो बेलारूस में शुरू किया है इन्होंने, ये हमें और भी देशों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो हमले कहां पर हो रहे हैं? जहां से जंग शुरू हुई थी, रूस की तरफ से जो कहा गया था कि हम सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे, वो फर्क मिटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शहरी इलाके, रिहायशी इलाके, आम लोग जो अब रूस के हमलों की चपेट में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया साफ तौर पर दो फाड़ होती हुई, बढ़ती हुई नजर आ रही है, और बेलारूस वो देश जो पूरी तरीके से रूस के हिसाब से ही अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, वो देश जिसकी जमीन से रूस हमले कर रहा है लगातार यूक्रेन पर, उस देश में अमेरिका ने अपने दूतावास को बंद करने का ये बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इस सब के बीच वो बातचीत, वो संवाद जो अभी भी जारी है, जिसे लेकर शुरुआत में बहुत नानकुर की गई, कई शर्तें रखी गई, और बहुत इंतजार के बाद आखिरकार बेलारूस का गोमेल, जहां पर इस वक्त भी आमने सामने बैठा हुआ है प्रतिनिधिमंडल रूस का भी, यूक्रेन का भी, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से समाधान निकल आए संवाद के जरिए। हालांकि जिस तरीके की खबरें अब आ रही हैं, जिस तरीके के एक्शंस होते हुए हम देख पा रहे हैं जमीन पर, उससे उम्मीद तो यकीनन मध्यम पड़ती हुई नजर आ रही है। कर्नल तानवीर जी हाँ, जैसे अगर ये विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं, इससे कनेक्ट किया जाए तो जैसे सौरभ बोल रहे थे वो भी एक उनका पर्सपेक्टिव है, लेकिन साथ के साथ इसमें ये भी है कि अब क्योंकि यूक्रेन की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर मेरे ख्याल से शायद वहाँ पर बैठे हैं, अपना प्रतिनिधिमंडल को लेकर गए हैं, उनके ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है इस तरीके के हमले करके कि देखिए, अगर आप हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे तो आप ये ट्रेलर देख लीजिए, ये ट्रेलर हम आपको दिखा रहे हैं, खार्किव में दिखा रहे हैं, डोनेट्स्क में दिखा रहे हैं, और भी कई जगहों पे होगा जिसके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है कि आप हमारी शर्तों को जल्द से जल्द माने और अपने मुल्क को, अपने शहरियों को बचाएं। बिल्कुल, दबाव की ये रणनीति भी हो सकती है। और इस सब के बीच आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर, वो न्यूक्लियर हमले के खतरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। और वो खबर यही है कि रूस के न्यूक्लियर दस्ते ने अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। जो न्यूक्लियर ट्रायड है रूस का, उसे रूस की तरफ से एक तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब जो सेना के तीनों अंग हैं रूस में, जो न्यूक्लियर वेपन्स को चलाने में माहिर माने जाते हैं, इस हमले को अंजाम देने में माहिर जाने जाते हैं, उन्होंने एक तरीके से अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्री ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस बारे में जानकारी दे दी है, और ये जो खबर है वो रूसी मीडिया के जरिए पूरे दुनिया में फैल चुकी है। और इसी के बाद खतरा बढ़ता हुआ यहां से नजर आ रहा है, और खतरे की जद में अब यहां से सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन नहीं है। जाहिर सी बात है, खतरा परमाणु हमले का जब बनता है कर्नल दानवीर, तो फिर खतरे की जद में तो पूरा यूरोप आता है। जब परमाणु हथियार की तैयारी हो रही है, और चाहे बेशक रक्षात्मक ही क्यों ना हो, घबराहट पूरी दुनिया में होती है, यूरोप में नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर भगवान ना करे इस तरीके की कोई बात हो तो हम लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा है, तो पूरी दुनिया को खतरा है। और अमेरिका के पास और रशिया के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि ये पूरी दुनिया को 4 या 6 बार तबाह कर सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त इनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। एक अनुमान के मुताबिक रशिया के पास तकरीबन 4000 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, और तकरीबन इतने ही अमेरिका के पास है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, पूरी दुनिया को। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो बात यहाँ पर सौरभ कह रहे थे कि साहब न्यूक्लियर ब्लैकमेल रशिया की तरफ से करने की कोशिश, तो कुल मिलाकर आगे हम यही चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या दुनिया पर अब परमाणु हमले का ये खतरा मंडरा रहा है, क्या परमाणु युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं,
तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हम आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं युद्ध भूमि से। और इस बीच एक तरफ जहां पर बेलारूस में आमने सामने संवाद की टेबल पर, बातचीत की मेज पर रूस और यूक्रेन बैठे हुए हैं, रूस की परमाणु धमकी के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ गई है। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को लौटने की सलाह दी गई है। ये सलाह दी है मॉस्को दूतावास के कर्मचारियों को, चाहे तो अमेरिका लौट सकते हैं। तो ये सलाह अमेरिका की तरफ से दी गई है। इमरजेंसी सेवा के अलावा बाकी कर्मचारी रूस से लौट सकते हैं, ये कहा जा रहा है। बेलारूस की अगर बात की जाए तो वहां पर अमेरिका ने अपने दूतावास को बंद कर दिया है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से कूटनीतिक रिश्ते जो हैं वो लगातार खिंचाव महसूस करते हुए दूरियां बढ़ती हुई। तो एक तरफ तो परमाणु हमले का खतरा, क्योंकि रूस की तरफ से जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। और अब देखिए, मॉस्को दूतावास से कर्मचारियों को वापस लौटने की सलाह दी जा रही है। मतलब ये तो कूटनीतिक खिंचाव है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। कर्नल दानवीर जी हाँ, ये ब्रिंकमैनशिप चल रही है और एक मैसेजिंग चल रही है, नेटो को चल रही है, अमेरिका को चल रही है। और पुतिन अपने जो एम है, इरादे हैं, उसके ऊपर पूरी तरह डटे हुए हैं। ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। और उधर अमेरिका जो है, मुझे जो बाइडेन साहब का संबोधन याद आ रहा है। और उस दिन अपने संबोधन में जो बाइडेन साहब ने यही शब्द इस्तेमाल किए थे, डिप्लोमैटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वी विल आइसोलेट रशिया। और उसी दिशा में अमेरिका की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, उसी तरफ बढ़ाया जा रहा है। लेकिन लेट अस बी वेरी क्लियर, रशिया एक कॉन्टिनेंट जैसा एक मुल्क है। आप छोटे छोटे मुल्कों को तो आइसोलेट नहीं कर पाए, तो थोड़ा इसको प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए। लेकिन वॉट एवर इट इज, डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है बढ़ाने का पूरा प्रयास है। ये कूटनीतिक दबाव जो लगातार रशिया पर बढ़ाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और इस बीच ये जो धमाके हो रहे हैं, मुझे लगता है जरा इन तस्वीरों को आपको महसूस करना चाहिए। जरा सुनाइए आवाज। Ебашит, блядь. И стрельба, блядь. Нападают, сука, что ли. Гоблины ебаные, блядь. Ебать, эпицентр горит, нахуй. 2 попадания, блядь. Пидорасы, блядь. Представляешь? Ебашит, блядь. И стрельба, блядь. Нападают, сука, что ли. Гоблины ебаные, блядь. Ебать, эпицентр горит, нахуй. 2 попадания, блядь. Пидорасы, блядь. Представляешь? तो ये जो तस्वीर है वो यूक्रेन के चर्निहिव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये दहला देने वाली गूंज है जो सुनाई दे रही है, धमाकों की दहला देने वाली गूंज। मुझे लगता है कर्नल दानवीर इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार उठता हुआ देख रहे हैं। जी हाँ, इस तस्वीर का जवाब इस धुएं के गुबार में ही है। काले रंग का धुआं जिस तरीके से उठ रहा है, ये बता रहा है कि शायद कोई पेट्रोलियम डंप है जिसको टारगेट किया गया है। और अब वो पेट्रोलियम डंप से इस तरीके का धुआं निकल रहा है, ऐसा मेरा को लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर। बिल्कुल इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि इस वक्त यूक्रेन में अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बारूद और धुएं की गंध है जो आप महसूस कर पा रहे हैं। और इन मुश्किल हालात में वॉर जोन से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सब के बीच ये तस्वीरें जो अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आखिरकार ये संकट जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये युद्ध जो है वो किस तरफ आगे बढ़ेगा। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, देखिए जो आर्थिक असर है इस युद्ध का वो किस रूप में सामने निकल कर आ रहा है। रूस की करेंसी है रूबेल, और रूबेल जिसमें कल तक 30% की गिरावट आ चुकी थी, आज अभी ब्रेकिंग न्यूज, युद्ध की खबर के बीच रूस को एक बड़ा झटका लगा है। और वो बड़ा झटका ये है, यूरो डॉलर के मुकाबले रूसी करेंसी रूबेल जो है वो क्रैश कर गई है। मतलब बिल्कुल सपाट, मतलब आर्थिक तौर पर रशिया के लिए इसको आप बड़ा झटका मान सकते हैं। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार बंद है। जैसे इससे जुड़ी और डिटेल्स आएंगी और अपडेट मिलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल देखिए, आर्थिक तौर पर भी जो रशिया को दुनिया की अर्थव्यवस्था से अलग थलग करने की कदम अमेरिका और नाटो देश उठा रहे थे, यकीनन ये उसी के साइड इफेक्ट्स हैं जो अब रशिया महसूस कर रहा है। सौरभ,
बहुत बहुत बड़ी अहम खबर है और मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने बिल्कुल ठीक किया, जो बाइडेन की जो स्पीच का आपने बताया, ये बिल्कुल एक वही टेम्पलेट जो है उस पर काम चल रहा है। और ये जो डिप्लोमेटिक जो मिशन से अपने लोगों को वापस बुलाया गया है, ये इस बात का संकेत दिखाता है कि बिल्कुल रूस को एक तरफ आइसोलेट किया जा रहा है और डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल बेयर मिनिमम कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि एक सिक्योरिटी अलर्ट जब होता है तब इस तरह का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि नहीं तो अपने जो दूतावास है उसको बंद करने का जो रास्ता होता है एकदम आखिरी रास्ता जिसे कहते हैं, और कम अगर किया है तो इसका बहुत बड़ा संदेश है। एक चीज और बताऊं आपको कि ये जो व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रैटेजी है, ये न्यूक्लियर हथियारों का वो पूरा एक जिसे कहते हैं डिस्प्ले कर रहे हैं, नुमाइश कर रहे हैं जी, मुझे लगता है उससे विपरीत असर होगा। और ज्यादा जो है कई देश ऐसे जो हैं जो अभी पूरी तरह खुल के नहीं आए हैं, वो भी और ज्यादा खुल के आएंगे, क्योंकि देखिए और वो भी रूस के खिलाफ खुलकर आएंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि साहब ये एक तरीके से न्यूक्लियर ब्लैकमेल है जो रशिया की तरफ से किया जा रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि आप पूरे विश्व के आगे ये न्यूक्लियर हथियारों का नुमाइश करके आप सोचे कि यूक्रेन के लोग डर जाएंगे, यूरोप के लोग डर जाएंगे। जैसे कर्नल साहब कह रहे थे, न्यूक्लियर वेपन जो है पूरे विश्व की शांति को भंग करता है, वो एक देश से सीमित नहीं है। तो इसीलिए जो ये है, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की नुमाइश जो है उनके लिए कोई कारगर साबित होने वाली है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। परमाणु हथियार से हमला आप समझते हैं ये सीमाओं में बंधा नहीं होता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने असर जो है वो दिखाता चला जाता है। दुनिया ने देखा था किस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले का दंश झेलने को मजबूर हुई थी दुनिया। इस सब के बीच कर्नल दानवीर, ये जिस तरीके से परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है रूस की तरफ से, क्या इसे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर ब्लैकमेल या गीदड़ भभकी के तौर पर देखा जाए, या इसके पीछे आपको लगता है कि कोई मंसूबा भी हो सकता है पुतिन का? क्योंकि दुनिया ने सोचा नहीं था यूक्रेन पर वो हमला कर देंगे और कर दिया उन्होंने। जी हाँ, लेकिन ये जब सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं किसी भी मुल्क के, आपने ये हथियार रखे हैं, ये आपको कहीं सिक्योरिटी परसेप्शन होगा, इसीलिए आपने ये हथियार बनाए हैं, इसीलिए पूरा सिस्टम बनाया है। तो उस पूरे परसेप्शन के अंदर अगर आपको लगता है कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई खतरा है और हमें इस चीज़ को अलर्ट करना चाहिए, तब आप करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 18 फरवरी को इन्होंने पूरे ट्रायड का एक रिहर्सल कर लिया है और इनको ये मालूम था कि हम न्यूक्लियर ट्रायड का, जी हाँ, इनका पूरा रिहर्सल ये एक बार कर चुके हैं। और रिहर्सल का मतलब क्या होता है? रिहर्सल का मतलब होता है कि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा आपका कमांड कंट्रोल, डिसीजन, ये जितने भी जो सिस्टम है उनका एक एक्सरसाइज कर ली है, कंटिजेंसीज आपने पूरी प्लानिंग कर ली है। और फिर उसके बाद ये सब जब सब चाक चौबंद हो गया, इनका जब पूरा सिस्टम इन प्लेस हो गया, फिर इन्होंने यूक्रेन पे हमला शुरू किया है। क्योंकि अब यूक्रेन पर हमला इन्होंने कर दिया, उसके बाद नेटो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और ये सारी चीज़ें देखते हुए ये इन्होंने पूरी तैयारी करी। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप को बीच में लेके आ रहे हैं। और आप जिस तरीके की जानकारी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर उनको वो जो कहा जाता है ना अंग्रेजी में कनेक्टिंग द डॉट्स, वो जो कड़ियां जोड़ने का आप काम कर रहे हैं, उससे तो मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही भयावह तस्वीर है जो इस वक्त जहन पर उभरेगी। मैं सौरभ के पास भी चलूंगी और उनसे भी इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज वॉल की तरफ और लीजिए ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अब मैं आपको बताने जा रही हूं युद्ध भूमि से एक और बड़ी खबर। यूक्रेन रूस के बीच करीब 2.5 घंटे से बैठक लगातार जारी है। बेलारूस में यूक्रेन रूस के बीच ये बातचीत हो रही है। बेलारूस के गोमेल में ये बातचीत चल रही है। 2.5 घंटा हो गया है, दोनों देश जो हैं वो बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठे हुए हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब रूस जो है वो सीज फायर करे, अपनी सेना को वापस बुलाए, मतलब यूक्रेन की सीमा से बाहर निकाले। अभी तक उस दिशा में किसी तरीके की कोई जानकारी, कोई खबर सामने आई नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सेना हटाने की मांग जरूर की थी रूस से, लेकिन ऐसा कोई फैसला लिए बिना ही ये बातचीत दोनों देशों के बीच इस वक्त जो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं अब सौरभ के पास। हमारे साथ लगातार
बने हुए हैं। सौरभ, जिस पॉइंट का जिक्र यहां पर कर्नल दानवीर की तरफ से किया जा रहा था, वो तारीख बता रहे थे 24 फरवरी जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक किया जाता है। मैं उससे थोड़ा सा और पीछे जाती हूं, 22 फरवरी जब रूस की तरफ से यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग देश के तौर पर मान्यता दी जाती है। और कर्नल साहब ने यहां पर 18 फरवरी की तारीख जोड़ी है, वो तारीख जब रूस की तरफ से न्यूक्लियर ट्राइड की एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो कुल मिलाकर ये कड़ियां अगर जोड़ी जाएं तो फिर डरावनी तस्वीर उभरती है। सौरभ, बिल्कुल, ये एक भयावह जिसे कहते हैं स्थिति है और तस्वीर है। मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, ये एक पूरी सोची समझी रणनीति का पूरा एक पार्ट है। व्लादिमीर पुतिन ने ये सोच समझ के, और मैं पहले भी आपको बताऊं, वो टाइमिंग जो था, उन्होंने ऐसा टाइम इससे समय चुना। उन्होंने ये सोचा कि जो बाइडेन जो है इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि अमेरिका के सैनिक वहां पर आ पाएंगे, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। वहां पर वैसे भी जो रेटिंग्स है बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको पता था कि वो सब जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है वो नहीं होगा। और यूक्रेन क्योंकि नेटो का सदस्य नहीं है, तो वो भी नहीं, और देश नहीं आएंगे, तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। पर अब जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रणनीति में थोड़ा मुझे लगता है बदलाव इसलिए आया है क्योंकि यूक्रेन ने जो थोड़ा रास्ता उनका रोका है, यूक्रेन के लोगों ने, और वहां जो जज्बा था उससे थोड़ा स्ट्रैटेजी में उनको ये जिसे कहते हैं फोर्सफुली चेंज करना पड़ा। पर सर, आप जिस जज्बे का जिक्र कर रहे हैं वो जज्बा यूक्रेन की तरफ से लगातार दिखाया जा रहा है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि यूक्रेन की तरफ से रूस को कहा गया है कि साहब आप अपनी सेना को हटाइए, और कहां से हटाइए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से सेना हटाने की मांग की है। यूक्रेन से रूसी सेना हटाने की मांग कर रहा है यूक्रेन। डॉनबास से, न सिर्फ डॉनबास से बल्कि क्रीमिया से भी रूसी सेना हटाए रशिया, ये शर्त रखी जा रही है एक तरीके से यूक्रेन की तरफ से। बेलारूस में जो यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत चल रही है, वहां पर बातचीत की मेज पर ये शर्तें जो यूक्रेन की तरफ से रशिया के सामने रखी जा रही हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि उनका बयान ये है कि रशिया जो है वो अपनी सेना वापस बुलाए, डॉनबास से वो अपनी सेना वापस बुलाए, क्रीमिया से वो अपनी सेना वापस बुलाए। और ये वो इलाके हैं जिसको रशिया ने अलग देशों के तौर पर मान्यता दी है। कर्नल दानवीर, देखिए, एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न, बिल्कुल लेजिटिमेट डिमांड है ये। उनके मुल्क के ऊपर कब्जा किया, इलाकों पर क्रीमिया में 2014 में कब्जा किया, और अभी लुहांस्क और दोनेत्स्क को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया, अलग मुल्क का एक दर्जा दे दिया। तो यूक्रेन अपनी जस्टनेस में बिल्कुल फेयर है, और वो उसकी जो डिमांड है इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत डिमांड है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी के साथ ये डिमांड जो है कहीं मेल नहीं खा रही है। रियलिटी कुछ अलग है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। लेकिन ये डिमांड्स जो हैं वो तो डेड एंड की तरफ इस बातचीत को लेकर जाती हुई नजर आ रही है ना। डिमांड्स डेड एंड की तरफ बातचीत को लेकर जाती हुई नजर आ रही है। मैं सौरभ से इस पर कमेंट लूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। रूस ने 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। 36 देश, आप समझ रहे हैं, इससे पहले रूस की तरफ से यूके के लिए अपने एयर जो स्पेस है उसको बंद किया था, लेकिन अब रूस ने 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। मतलब कुल मिलाकर रूस की तरफ से यूरोपीय मुल्कों को एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि जो रूस के साथ नहीं, रूस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ लगातार अमेरिका की तरफ से इसी तरीके का संदेश उन देशों को दिया जा रहा है जो रूस का पक्ष ले रहे हैं, और दुनिया इस वक्त पूरी तरीके से दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।